बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल जो जावा हाउ टू प्रोग्राम बुक है 10th एडिशन उसके मुताबिक चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे आज। और इसके अंदर जिस टॉपिक को हम प्राइमरीली कवर करेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। आज के लेक्चर के बेसिकली आज का लेक्चर और आगे आने वाले लेक्चर्स में जो ऑब्जेक्टिव्स कवर किए जाएंगे वो कुछ यहाँ पे हमारे सामने विजिबल हैं। फॉर इंस्टेंस इन दिस चैप्टर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमने प्रीवियसली लास्ट वीक के अंदर इनहेरिटेंस को देखा और इस वीक के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद यूज़ ओवर रिडन मेथड्स टू इफ़ेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म। और हम इसके अलावा हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे मेथड्स को इनहेरिटेंस के अंदर ओवरराइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम ओवरराइडिंग को दो इवन तो पहले भी देख चुके हुए हैं, बट हम यहाँ पे प्राइमरीली ये देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरराइडिंग और ओवररिडन मेथड्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट क्लासेस के एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है नंबर वन, कंक्रीट क्लास क्या होती है और उनका प्रोग्राम के अंदर रोल क्या होता है और उनको एब्स्ट्रैक्ट बनाने की या कंक्रीट बनाने की क्या वजूहत होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। विल डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स टू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जैसे ऊपर वाले बुलेट में बताया गया कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं और उसका बेनिफिट और ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। Learn how the polymorphism makes system extensible and maintainable। कि जो पॉलीमॉर्फिज्म जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं, सिंस पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सॉर्ट ऑफ हमें एक जेनेरिक प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करता है रिलेटिवली, तो वो कैसे मेंटेनेंस को और एक्सटेंसिबिलिटी को जो है वो इन्हेंस करता है। और सेकंड लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये होगा कि टू डिटरमाइन एन ऑब्जेक्टिव्स टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम। कि किस तरह से जो टू डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट्स टाइप एट एग्जीक्यूशन टाइम, ये किस तरह से जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर ये डिटरमाइन करता है कि किस रेफरेंस के अंदर जो है वो जो रेफ़र किया जो आपने रेफरेंस सेव किया हुआ है ऑब्जेक्ट का वो किस टाइप का है और उसको किस तरह से आपने ट्रीट करना है। बेसिकली कंपाइलर ने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। और लास्ट पे डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस एंड हाउ बिकम फेमिलियर विद द जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एड इंटरफेस इन्हांसमेंट। और इसके अलावा जैसे क्लासेस होती हैं उसी तरह से इंटरफेसेस भी होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इंटरफेसेस बेसिकली क्या हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, वो किस तरह से क्लासेस की निस्बत डिफरेंट होती हैं और क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वगैरह के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो से हैं वो हम आज के लेक्चर और आने वाले लेक्चर जिनके अंदर हम चैप्टर 10 कवर कर रहे हैं उसमें ये उन तमाम लेक्चर्स के अंदर इन तमाम ऑब्जेक्टिव को हम जो है एक के बाद एक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है आसान अल्फाज के अंदर और आसान प्रोग्रामिंग से बाहर आके सिंपल सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म enables you to program in a journal rather than program in a specific manner। कि आप जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो बेनिफिट है वो ये, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि आप जेनेरिकली प्रोग्रामिंग कर सकें रादर कि स्पेसिफिक करें। द मोर यू विल बी जेनेरिक एट एवरी टीयर ऑफ इनहेरिटेंस, द मोर इट विल बी ईजी टू एक्सपेंड योर प्रोजेक्ट विद दी अपकमिंग क्लासेस जो कि आपकी क्लासेस को इनहेरिट कर रही होंगी। यानी कि अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाइड रखना, प्रॉपर्ली अरेंज्ड रखना और हर एक टीयर के ऊपर इनहेरिटेंस की हर एक लेवल के ऊपर, यानी कि ग्रैंड पेरेंट, फिर जो है पेरेंट, फिर चाइल्ड और फिर ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से जो लेवल्स होते हैं इनहेरिटेंस के एक अगर हम इसको समझने के तौर पे समझने के लिए जो है हम इसको इस तरह से लें 4 टीयर्स को, तो इनका हर एक टीयर का अपने आप में जेनेरिक होना जो है वो रिलेटिवली जो है वो आसान बना देता है पॉलीमॉर्फिज्म हमारे लिए। और इसके थ्रू हम प्रोजेक्ट को के अंदर नई जो एक्सटेंशंस हैं वो ऐड बड़े आराम से कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो अनेबल्स
you to write programs that process objects that share the same superclass as if they were all objects of the superclass. This can simplify programming. For instance, अगर आपने चाइल्ड टाइप के, लाइक फॉर इंस्टेंस जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय एक अगर सुपर क्लास हो तो उसके चाइल्ड में स्टाफ और एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, फिर एम्प्लॉय के अंदर कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय भी आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपने इन तमाम कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो इसको आप जेनेरिकली इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि आप एक रेफरेंस अरे बनाएं ऑफ दी मोस्ट पेरेंट क्लास, और उसके अंदर आप किसी भी किस्म के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको उसका रेफरेंस जो है वो स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग जो प्रैक्टिस है वो रिलेटिवली आसान हो सकती है। हम इसको भी प्रोग्राम के इस सॉरी लेक्चर के आगे अगले हिस्से के अंदर हम इसकी कुछ जेनेरिक एग्जांपल्स भी देखेंगे और फिर कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इसके अलावा एंड पे हम एक एक प्रोग्राम भी लिटरली देखेंगे और फिर सबसे एंड में उसको हम एग्जीक्यूट करवा के भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये एक पॉलीमॉर्फिज्म की एक जेनेरिक एग्जांपल दिया है जिसको हम अनडाउटेडली प्रोग्रामिंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, suppose we create a program that simulates the movement of several types of animals for a biological study classes जो सी हैं that can be a fish, frog and bird। और अब ये अगर आप देखें तो ये तीनों जो से हैं वो एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो पेरेंट क्लास इनकी एनिमल हो गई और फिश, फ्रॉग और बर्ड जो सा है वो इनकी उसके अगेंस्ट चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। So these classes represent the three types of animals under investigation. Each class extends superclass animals which contains a method move. तो basically एनिमल का एक एनिमल क्लास के अंदर एक जेनेरिक मूव का मेथड होगा, बट फिश की मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होगा, फ्रॉग का जो है वो डिफरेंट होगा और बर्ड का डिफरेंट होगा। फॉर इंस्टेंस फिश जो सी है वो स्विम करेगी और उसकी एक अपनी स्पीड होगी, फ्रॉग जो है वो जंप करेगा और उसकी एक अपनी स्पीड होगी, और बर्ड जो है वो फ्लाई करेगा उसकी एक अपनी स्पीड होगी। तो बेसिकली मूव का मेथड जेनेरिक है फॉर ऑल एनिमल्स सिंस दे ऑल मूव, बट उनका जो मैकेनिज्म है वो स्पेसिफिक होगा, फिश के लिहाज से अपना, फ्रॉग के लिहाज से अपना और बर्ड के लिहाज से अपना। तो सोल्यूशन क्या होगा कि ईच सब क्लास इम्प्लीमेंट्स मेथड मूव बिकॉज जो ईच क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास एनिमल विच contains a method move and maintains an animal's current location as x and y coordinate, कि x और y कोऑर्डिनेट के अंदर जो है उनकी स्पीड या मूवमेंट जो सी है वो क्या है, और हर एक क्लास जो सी है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने मुताबिक करेगी। अ प्रोग्राम मेंटेन्स एन एनिमल अरे containing references of objects of the various animal subclasses, यानी कि एनिमल क्लास एनिमल सॉरी टाइप की अरे होगी जिसके अंदर रेफरेंसेस होंगे इसकी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की, यानी कि एनिमल क्लास की अरे के अंदर आप रेफरेंसेस स्टोर करेंगे फिश के ऑब्जेक्ट के, फ्रॉग के ऑब्जेक्ट के और बर्ड के ऑब्जेक्ट के। टू सिमुलेट द एनिमल्स मूवमेंट्स द प्रोग्राम सेंड ईच ऑब्जेक्ट द सेम मैसेज once per second namely move। फॉर इंस्टेंस आप एनिमल की अरे में हर एक इंडेक्स के ऊपर आप जाके ये कह सकते हैं कि आप, अगर आप सिंटेक्स परस्पेक्टिव से बात करें तो हम ये कह सकते हैं लाइक एनिमल सब जीरो, यानी कि उसका एनिमल अरे का जीरो इंडेक्स के ऊपर डॉट मूव अगर आप उसका मेथड कॉल करेंगे तो जो हर एक जो उस इंडेक्स के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा उसका पर्टिकुलरली मूव मेथड चलेगा, ना कि पेरेंट मोस्ट क्लास का जो कि एनिमल है उसका मूव मेथड। यहाँ पे इन्होंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिखाई हुई है कि जैसे यहाँ पे एनिमल है और इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो फिश, बर्ड और फ्रॉग है। तो बेसिकली आपने क्या किया, और आप ये भी देख सकते हैं कि एनिमल के अंदर मूव मेथड है जिसको ओवरराइड किया हुआ है फिश, बर्ड और फ्रॉग ने अपने मुताबिक। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया कि आपके पास एक माई एनिमल्स के नाम की अरे है जिसके अंदर आपने हर एक इंडेक्स के ऊपर रेफरेंस स्टोर करवाया हुआ है फिश के ऑब्जेक्ट का, बर्ड के ऑब्जेक्ट का और फ्रॉग के ऑब्जेक्ट का। तो और जब आप माई एनिमल्स डॉट मूव कॉल करेंगे तो अगर आप माई एनिमल्स सब जीरो यानी कि ये इंडेक्स डॉट मूव कॉल करेंगे तो फिश का यानी कि ये वाला मूव मेथड कॉल होगा, और अगर आप माई एनिमल्स सब टू यानी कि ये इंडेक्स जो सा है
इसका डॉट मूव कॉल करेंगे तो फ्रॉग का मूव मेथड कॉल होगा रादर के एनिमल का मूव मेथड कॉल होगा। तो बेसिकली इस तरह से आप फंक्शनैलिटीज़ तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है वो अपनी इस्तेमाल में ले रहे हैं और उनको जो है वो अपनी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, बट उनको ट्रीट आप जेनेरिकली कर रहे हैं बिकॉज आपने जो अरे बनाई है वो एनिमल टाइप की है, मगर हाँ हर इंडेक्स के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है दैट इज स्पेसिफिक, दैट ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस है दैट ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफिक। Alright, each specific type of animal respond to a move message in a unique way. A fish might swim 3 feet, a frog might jump 5 feet, a bird might fly 10 feet. तो बेसिकली हर एक का जो मूव मैकेनिज्म होगा और जो मूव की जो उसकी कैपेसिटी होगी वो डिफरेंट होगी with respect to time. The program issues the same message कि आपने उस इंडेक्स डॉट अरे जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी डॉट उसका मूव मेथड कॉल करेंगे to each animal object, but each object knows how to modify its x and y coordinates appropriately for its specific type of movement. For instance, अगर आपने एनिमल डॉट यानी कि एनिमल जो माई एनिमल की यहाँ पे अरे थी डॉट्स लाइक सब जीरो डॉट मूव कॉल किया है, तो वो जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट थे उस ऑब्जेक्ट की करंटली अब वो उसके अंदर जो उसकी कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर एनिमल की जो कैपेसिटी है उस लिहाज से उसकी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा बिकॉज एक दफ़ा मूव करने पे वो इतना डिस्टेंस कवर करता होगा। और दो के आप कॉल जो है वो एनिमल की अरे एनिमल टाइप की अरे के डॉट मूव मेथड कॉल कर रहे होंगे, बट सिंस उसके अंदर जो रेफरेंस है उन इंडेक्सेस के अंदर उसकी अरे की जो इंडेक्सेस के अंदर जो रेफरेंस है वो स्पेसिफिक है, तो वो अपना स्पेसिफिक मूव मेथड ही कॉल करेगा। और लास्ट बुलेट में ये कह रहा है, सॉरी सेकंड लास्ट बुलेट में कह रहा है कि relying on each object to know how to do the right thing in response to the same method call is the key concept of polymorphism। कि बेसिकली आप जेनेरिकली जो है वो हैंडलिंग कर रहे होते हैं मगर जो मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा होता है वो स्पेसिफिकली हो रहा होता है, और यही जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। द सेम मैसेज सेंड टू अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैज़ मैनी फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, हैंस द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेसिकली ये जो है ये जो हमने फिनोमिनन जिसको डिस्कस किया इसको इसको जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके अलावा with polymorphism we can design and implement systems that are easily extensible. New classes can be added with little or no modification to the journal portions of the program, as long as a new class are part of the inheritance hierarchy that the program processes generically. The new classes simply plug right in. The only part of a program that must be altered to accommodate new classes are those that require direct knowledge of the new classes that we add to the hierarchy. ये मैं पूरी की पूरी जो स्लाइड है और इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट कवर किया इसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपके पास ऑलरेडी एनिमल टाइप की सुपर क्लास थी और आपने उसकी चाइल्ड क्लासेस बनाई हुई थी फिश, बर्ड एंड फ्रॉग। अब यहाँ पे जो चार क्लासेस जिनके मैंने नाम लिए हैं इनका अपना अपना मकसद है फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक, और ये अपने अपने लिहाज से जो है फंक्शनैलिटीज़ को या तो यूनिकली डिफाइन कर रही हैं या फिर जैसे कि ये चाइल्ड क्लासेस हैं वो इसकी कुछ फंक्शनैलिटी जैसे मूव मेथड है उसको ओवरराइड कर रही हैं। अब वो ये कहना चाह रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस के बाद जब आप पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको फ़ायदा हो गया कि आपने जेनेरिकली प्रोग्राम को ट्रीट कर लिया बट इट्स बिहेवियर स्पेसिफिक। उसके बाद अगला फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कुछ एक्सटेंशन करनी है, यानी कि अगर आपने एक और टाइप ऑफ एनिमल जोन सा है उसको आपने ऐड करना है तो आपके लिए उसको ऐड करना रिलेटिवली आसान होगा, आपको किसी भी क्लास को जो है वो मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उस जैसे कि ये स्नेक की नई क्लास को इम्प्लीमेंट किया है तो इसकी चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो इसके मुताबिक बिहेव करेंगी, बट इन क्लासेस को कुछ एज सच जो है वो
किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये क्लास इस क्लास को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाएगी और वो ये जो स्नेक की क्लास होगी वो फिश, बर्ड और फ्रॉग की क्लास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं होगा। तो बेनिफिट क्या हुआ, जैसे कि क्लेम किया गया था कि जो आप एक्सटेंशन करते हैं वो बड़ी आसान है और आपको मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने, जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर दिखाया था, तो उसने माय एनिमल्स टाइप की अरे बनाई थी, जो कि बेसिकली माय एनिमल्स के नाम की अरे बनाई थी जो कि एनिमल टाइप की थी, और उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर उसने रेफरेंस स्टोर किया फिश के ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर स्टोर किया था रेफरेंस बर्ड के ऑब्जेक्ट का, और सेकंड इंडेक्स के ऊपर उसने रेफरेंस स्टोर किया था फ्रॉग के ऑब्जेक्ट का। तो वो फोर्थ इंडेक्स के ऊपर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन वो आराम से, सॉरी थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं इंडेक्सेस, तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर वो जो है बड़े आराम से रेफरेंस स्टोर कर सकेगा स्नेक के ऑब्जेक्ट का, और किसी भी किस्म की जो है वो मॉडिफिकेशन की आपको एज सच ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कि आपने जो अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है, ना कि सिर्फ एनिमल का, फिश का, बर्ड का और फ्रॉग का, बल्कि आप जिस तरह से उनको यूटिलाइज कर रहे थे माई एनिमल्स की अरे के अंदर जो कि एनिमल टाइप की थी, इस इम्प्लीमेंटेशन में भी स्नेक के आ जाने से किसी किस्म की भी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने माई एनिमल की अरे सब इंडेक्स 3 के थ्रू कुछ स्नेक की यूनिक फंक्शनैलिटीज़ कॉल करनी होंगी, तो ऑब्वियसली आपको वो कॉल करने के लिए एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, मगर एग्जिस्टिंग कोड के अंदर आपको कुछ एज सच मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बिसाइड्स जो जेनेरिकली ट्रीट करना होता है प्रोग्राम के अंदर। अब ये एक और एग्जांपल जो है हमें कोड कर रहा है, दैट इज़ मोर रिलेटिवली स्पेसिफिक। वो कहता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स जो से हैं उसकी एक क्लास है, और इफ रेक्टेंगल इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल देन द रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज मोर स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल की एक सुपर क्लास है, ठीक है, या फिर आप कह लें कि पेरेंट क्लास है और उसकी चाइल्ड क्लास जो सी है वो रेक्टेंगल हो सकती है। Any operation that can be performed on a quadrilateral can also be performed on the rectangle, लेकिन not vice versa, because rectangle के अंदर कुछ extra methods भी हो सकते हैं, but since quadrilateral की तमाम functionalities, तमाम attributes को rectangle inherit कर लेगी, तो आप वो तमाम functions जो quadrilateral पे perform करवा सकते हैं वो तमाम activities आप rectangle पे भी perform करवा सकते हैं। These operations can also be performed on other, फॉर इंस्टेंस क्वाड्रिलेटरल्स के लिहाज से सच है स्क्वायर जो सी है, स्क्वायर की जो क्लास है वो भी इसकी क्वाड्रिलेटरल की चाइल्ड क्लास हो सकती है, पैरेललोग्राम की भी क्लास इसकी क्वाड्रिलेटरल की चाइल्ड क्लास हो सकती है, और इसके अलावा ट्रॉपिजॉइड की भी जो भी क्लास है वो भी क्वाड्रिलेटरल की चाइल्ड क्लास हो सकती है। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम इन्वोक्स अ मेथड थ्रू अ सुपर क्लास quadrilateral variable at execution time. The correct subclass version of the method is called based on the type of the interface of the reference stored in the superclass variable. ये बात मैंने, ये जो लास्ट बुलेट है इस बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है यहाँ पे, कि आपने जो माई एनिमल्स की क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, अरे बनाई थी सॉरी, उसके आपने डिफरेंट इंडेक्सेस के ऊपर जो है वो रेफरेंस स्टोर कर सके थे आप डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि इसकी जो ये जिस टाइप की क्लास है इसके तमाम चाइल्ड जो से हैं उनके रेफरेंसेस आप इन इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन, बट ये क्वाड्रिलेटरल के सिनेरियो के अंदर ये इसने यहाँ पे शो किया है कि ये तमाम के तमाम जोन से हैं वो क्वाड्रिलेटरल के चाइल्ड्स हैं। और ये यहाँ पे इसी तरह से बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया कैलकुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो एक जेनेरिक हो सकता है, बट जो स्क्वायर है उसका साइड बाय साइड, यानी कि आप ये साइड मल्टीप्लाई बाय ये साइड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया निकल आएगा, बट रेक्टेंगल के सिनेरियो में इट इज़ सिंस यहाँ पे जो चारों साइड्स होती हैं जैसी नहीं होती, तो इट इज़ रिलेटिवली ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेशन है वो लेंथ इनटू विड्थ होगा। या फॉर इंस्टेंस अगर
कुछ इस तरह की टाइप्स हैं। यहाँ आने वाली एग्जांपल्स में भी हम देखेंगे कि इनका एरे कैलकुलेशन जो है उसका फार्मूला रिलेटिवली डिफरेंट होता है। तो क्वाड अरे नाम की आपने एक अरे बनाई जो कि क्वाड्रिलेटरल क्लास टाइप की है, और इस अरे के तमाम इंडेक्सेस के ऊपर आप क्वाड्रिलेटरल की चाइल्ड क्लासेस के किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और फिर यहाँ पे वो अगेन जैसे उस प्रीवियस एग्जांपल के अंदर उसने स्नेक के हवाले से बताया था, वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप पैरेललोग्राम ऐड कर देते हैं तो उसका जो एरिया कैलकुलेशन फार्मूला है वो बेस इनटू हाइट है। तो आप जो है वो एरिया का फार्मूला जैसे इन्होंने ओवरराइड किया था उस तरह से पैरेललोग्राम भी ओवरराइड कर सकती है, और आप बड़े आराम से, जैसे आपने फर्स्ट दो इंडेक्सेस के ऊपर पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल आपने जो है वो ऐड किया था, अब आप थर्ड इंडेक्स के ऊपर यानी कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर आप पैरेललोग्राम का भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में एनिमल्स वाली एग्जांपल के अंदर देखा था। फिर यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्जर्वेशंस हैं, यू कैन रीड इट आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय योरसेल्फ। ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको ये यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। यू कैन रीड देम आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम अंडर द एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी तक इस लेक्चर के अंदर दी है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो वी कैन डिस्कस देम इन क्यूए सेशन। उसके अलावा बात आती है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिंग पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर के। पॉलीमॉर्फिज्म का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से होता है उसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस वो यहाँ पे कह रहा है कि इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी हम ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हैं, बेसिकली हम अभी इस स्लाइड के बाद या मे बी आने वाली चंद स्लाइड्स के बाद हम लिटरली एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा है और उसके थ्रू हमें पॉलीमॉर्फिज्म को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बेसिकली इसको रेफर करते हुए कह रहा है, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी एम अ सुपर क्लास रेफरेंस एट अ सब क्लास ऑब्जेक्ट। कि हम सुपर क्लास के जो रेफरेंस के पास जो है सुपर क्लास का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके पास रेफरेंस होगा ऑफ सब क्लास के ऑब्जेक्ट का। इन्वोकिंग अ मेथड ऑन अ सब क्लास ऑब्जेक्ट वाया अ सुपर क्लास रेफरेंस इन्वोक्स द सब क्लास फंक्शनैलिटी। ये बेसिकली जो बुलेट है बेसिकली हमने यहाँ पे भी देखा, इसमें भी देखा, जैसे ये एरिया के हवाले से बात की गई हुई है, ये एरिया मेथड के हवाले से, कि आप जब क्वाड अरे सब ज़ीरो डॉट एरिया कॉल करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेथड कॉल नहीं होगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा। इस इंडेक्स के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा उसका जो है वो एरिया मेथड जो सा है वो कॉल या फंक्शन जो सा है वो एग्जीक्यूट होगा या कॉल होगा। फॉर इंस्टेंस अगर ज़ीरो क्वाड अरे डॉट सब ज़ीरो डॉट आप एरिया कैलकुलेट कॉल करते हैं तो स्क्वायर का एरिया जो है वो कॉल होगा। सेम गोज विद जो हमने प्रीवियस एनिमल की एग्जांपल देखी थी और हमने इस बारे में पहले भी बात की थी। तो ये उसी बुलेट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जी इन्वोकिंग अ मेथड ऑन अ सब क्लास ऑब्जेक्ट वाया अ सुपर क्लास रेफरेंस इन्वोक्स द सब क्लास फंक्शनैलिटी। कि आप जब पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जब आप कोई मेथड कॉल करते हैं तो वो जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हुआ होता है उसका मेथड कॉल किया जाता है, ना कि पेरेंट का मेथड कॉल किया जाए। द टाइप ऑफ द रेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट नॉट द टाइप ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइंस विच मेथड इज कॉल्ड। तो बेसिकली जो रेफरेंस जिस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल जिस टाइप का है उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस तरह का मेथड कॉल किया जाएगा, बल्कि उस रेफरेंस वेरिएबल में जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया गया हुआ है वो डिफाइन करेगा कि मेथड किस टाइप का कॉल होगा। दिस एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सुपर क्लास, अनेबलिंग वेरियस इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशंस। ये जो इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशंस हैं उनकी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन हम अभी कमिंग जो कोड है सैम्पल उसके अंदर हम देखेंगे किसी हद तक, बट आने वाले मज़ीद बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनके अंदर हम बहुत डिटेल से पॉलीमॉर्फिज्म कवर करेंगे। तो वहाँ पे हम जो है ये जो वेरियस इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशंस हैं उनको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अ प्रोग्राम कैन क्रिएट एन अरे ऑफ सुपर क्लास variables that refer to objects of many subclass types. A program can create an array of superclass variables that refer to object of many subclass types। और ये बेसिकली ये एग्जैक्टली वही बुलेट है जो कि हमने ये ट्रापीजोडल और प्रीवियसली एनिमल की क्लास के हवाले से देखा कि वो जो अरे है वो अपने अंदर बहुत सारे अपने सब क्लासेस के
ऑब्जेक्ट्स जो से हैं वो अपने रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट अपने रेफरेंस वेरिएबल्स के अंदर रख सकता है। दैट अलाउड बिकॉज ईच सब ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सुपर क्लास, बिकॉज हर एक जो क्लास हर एक सब क्लास जो सी है वो अपने पेरेंट की जो है वो चाइल्ड है, उसके अंदर वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ और वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस पेरेंट के अंदर है। तो दैट मेक्स पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल। अगर क्लासेस का आपस में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं है, इज अ रिलेशनशिप अगर नहीं है, तो आप उनके ऊपर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो जो हमने लास्ट लेक्चर इनहेरिटेंस में हमने जो कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय वगैरह की हमने एग्जांपल्स देखी थी, हम उसके ऊपर इस बार पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हुए देखते हैं कि किस तरह का बिहेवियर आता है। अब इसने यहाँ पे क्या किया, आपको याद होगा कि कमीशन एम्प्लॉय और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ डिफरेंस जो सा था वो बेस सैलरी का था। लाइक यहाँ पे इसने फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ से आपको दिखा सकूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ग्रॉस सेल और कमीशन रेट है कमीशन एम्प्लॉय के अंदर, और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है सिर्फ और सिर्फ बेस सैलरी। तो वापस चलते हैं यहाँ कोड के ऊपर। तो इसने क्या किया, यहाँ पे कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे इसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद इसने कमीशन एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग कॉल किया है, और उसके बाद इसने यहाँ पे बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय डॉट टू स्ट्रिंग कॉल किया। इसका मतलब यह है कि इसने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक कमीशन एम्प्लॉय टाइप का और एक बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय टाइप का। और ऑब्वियसली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास है कमीशन एम्प्लॉय की, और इसने इन दोनों का यानी कि इनहेरिटेंस बेस्ड जो ऑब्जेक्ट बने हुए थे, कमीशन एम्प्लॉय का तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ही है, वो ऑब्जेक्ट उसकी पेरेंट क्लास है, बट बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया जो कि चाइल्ड क्लास है कमीशन एम्प्लॉय की, और उसने उन दोनों का टू स्ट्रिंग कॉल किया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसने एक नया काम किया जो कि हम बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर जो सा है वो हमने काम कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसने क्या किया कि एक कमीशन एम्प्लॉय टाइप का उसने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर उसने स्टोर कर दिया किस चीज़ का रेफरेंस, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कहाँ से आया हुआ है, बेसिकली ये यहाँ पे जो बना था बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस जो है वो इस बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल के पास ही था यहाँ पे, और ये ऊपर वाले एग्जांपल में सिंपल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएशन की गई थी। बट यहाँ पे इसने क्या किया कि पेरेंट यानी कि कमीशन एम्प्लॉय टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर स्टोर करवा दिया इसने चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और फिर उसने यहाँ पे टू स्ट्रिंग कॉल कर दिया इस पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हुए रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर तीन तरह की चीज़ें काम कर रही हैं। नंबर वन, आपने कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका टू स्ट्रिंग कॉल किया, फिर आपने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका टू स्ट्रिंग कॉल किया, फिर आपने कमीशन एम्प्लॉय टाइप का, ये यहाँ पे हमें शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, कमीशन एम्प्लॉय टाइप का आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने स्टोर किया किस चीज़ का रेफरेंस, चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, चाइल्ड टाइप की जो क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यानी कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का रेफरेंस। तो अब देखना ये है कि वो जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस थे कमीशन एम्प्लॉय के और बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के प्रीवियस स्लाइड के अंदर, सेकंड लास्ट सॉरी स्लाइड के अंदर, वहाँ पे ये किस तरह से उसका टू स्ट्रिंग मेथड ने बिहेवियर शो किया, और यहाँ जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया गया हुआ है तो इस टू स्ट्रिंग का जो रिजल्ट है वो क्या आया जो टू स्ट्रिंग का रिजल्ट है वो कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड के मुताबिक आया या बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड के ऊपर आया है। तो ये हमने देखना है, और ऑब्वियसली हम ये क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया गया बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के अंदर। ऑलराइट, ये अगेन उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पूरे सिनेरियो की, और जिसमें ये बताना चाह रहा है कि जी आपने कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, और ये जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस थे, और फिर उसके बाद बेसिकली मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस बेसिकली ये जो दो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं उसके वाले से बता रहा है कि कमीशन एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल था और उसके अंदर स्टोर करवाया गया कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का रेफरेंस बनाया गया और उसके अंदर स्टोर करवाया गया बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। वेयर यहाँ पे ये जो थर्ड एग्जाम्पल ये वाली जो है पॉलीमॉर्फिज्म वाली, यहाँ पे बता रहा है कि कमीशन एम्प्लॉय का एक रेफरेंस बनाया गया कमीशन एम्प्लॉय 2 के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर स्टोर किसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस करवाया गया, बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर स्टोर करवाया गया। और यहाँ पे इसने आउटपुट दिखाई दिया, अगर आप यहाँ देखें तो ये कमीशन एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड की आउटपुट है, जहाँ पे इसने दिखाया हुआ है कि ये इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रिंट हुआ, फिर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रिंट हुआ,
ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आ गई इसकी, सॉरी सेल्स आ गई यहाँ पे, और फिर इसका कमीशन रेट यहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद ये जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का सिंपल जो ऑब्जेक्ट था उसकी आउटपुट दिखाई दी है, जहाँ पे उसका नाम, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसकी ग्रॉस सेल्स, उसका कमीशन रेट और एंड पे उसकी बेस सैलरी नज़र आ रही थी। ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल सॉरी सिनेरियोस थे। अब इसके बाद इसने यहाँ पे दिखाया जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हुआ है, यहाँ पे इसने इसका फुल नेम दिखाया हुआ है, इसका इसने सोशल सिक्योरिटी नंबर दिखाया हुआ है, ग्रॉस सेल और कमीशन रेट, यहाँ तक तो कमीशन एम्प्लॉय की तरफ से आ गया। और उसके बाद एंड पे इसने बेस सैलरी भी इसके टू स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करवाई हुई। इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें कि बेस सैलरी जो सी है वो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड में तो थी, मगर कमीशन एम्प्लॉय के टू स्ट्रिंग मेथड में यहाँ पे नहीं थी। तो बेसिकली आपने जो बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का, सॉरी कमीशन एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल बनाया था कमीशन एम्प्लॉय 2 के नाम से आई गेस, तो उसके अंदर जो आपने रेफरेंस स्टोर करवाया हुआ था चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का, यानी कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट का, तो उसका जब टू स्ट्रिंग कॉल किया आपने इस पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हुए हुए रिलेशनशिप में, जब अप्लाई किया आपने टू स्ट्रिंग कॉल किया, तो वो उस रेफरेंस वेरिएबल के मुताबिक टू स्ट्रिंग कॉल नहीं हुआ, बल्कि उस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है उसके मुताबिक टू स्ट्रिंग कॉल हुआ। एंड दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑल अबाउट एज फार एज द सिंपल सिनेरियो इज कंसर्न। तो बेसिकली ये आज का लेक्चर है था, और इसके हवाले से यहाँ पे इस लेक्चर की समरी यहाँ पे दी हुई है। When a superclass variable contains a reference to a sub object, यानी सब क्लास के ऑब्जेक्ट का, and that reference is used to call a method, the subclass version of the method is called। कि अगर आप सुपर क्लास के वेरिएबल के अंदर, सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करवाते हैं, तो और अगर उसका मेथड आप इसके थ्रू, अब अगर आप मेथड कॉल करेंगे तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल नहीं होगा, चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। किस तरह से होगा? बिकॉज द जावा कंपाइलर अलाउज दिस क्रॉसओवर, because an object of the subclass is an object of its superclass. When the compiler encounters a method call based through a variable, the compiler determines if the method can be called by checking the variable's class type। कि बेसिकली जब वो मेथड कॉल किया जाता है तो बेसिकली उस रेफरेंस वेरिएबल को वो देखते हुए नहीं उसका मेथड कॉल करता, वो ये चेक करता है कि बेसिकली वो जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके पास किस चीज़ का ऑब्जेक्ट मौजूद था, उस टाइप का वो मेथड कॉल करता है। और बेसिकली ये जो फिनोमिनन है, ये जो आप लास्ट पीरियड पढ़ लें, और ये एंड पे ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिक बाइंडिंग। तो बेसिकली रन टाइम के ऊपर डायनेमिकली बाइंड होते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर के रेफरेंस वेरिएबल के साथ के पास जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वो डायनेमिकली बाइंड होते हैं रन टाइम के ऊपर, और उस टाइम ही ये डिसाइड होता है कि एक्चुअली कौन सा मेथड चलना है। तो और इसके अलावा आज के लेक्चर के एंड पे आपके पास जो है वो 2 टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। नंबर 1, आपने स्लाइड 10 के ऊपर जो सिनेरियो गिवन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और उसके बाद आपने जो स्लाइड 14 के ऊपर जो सिनेरियो गिवन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं वापस जाके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपने बेसिकली एनिमल क्लास बनानी है जिसके अंदर उसका एक अपना मूव मेथड होगा। फिर आपने फिश, बर्ड और फ्रॉग की क्लास बनानी है जिसके अंदर अपना अपना मूव मेथड होगा, और ऑब्वियसली उनके एनिमल के अंदर भी और फिश, बर्ड और फ्रॉग के अंदर भी जो है वो आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे कि करंटली इनकी लोकेशन क्या है। और फिर मूव आप डिफाइन करेंगे फिश, बर्ड और फ्रॉग के लिहाज से कि एक दफ़ा मूव करने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो आपने उस तरह से उनकी एक्स वाई वैल्यूज़ को, अगर उसको कॉल किया जाएगा तो आपने पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हुए इस तरह की अरे बनाते हुए आपने उनके ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, और फिर आपने जो है उसको कॉल करना है कि किसका स्पेसिफिकली मूव मेथड कॉल हुआ, और आपने उसके तमाम जो प्रोग्राम की जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जो टू स्ट्रिंग एक तरह से आपने प्रिंट करवानी है, और स्नेक को भी आपने इस सिनेरियो के अंदर इंप्लीमेंट करवाना है। इसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे 14 स्लाइड के ऊपर, आपके पास क्वाड्रिलेटरल की क्लास है और आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और उनके एरिया कैलकुलेशन की जो मेथड्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। और इस तरह से मेन के अंदर आपने इनके ऑब्जेक्ट स्टोर करवाते हुए बिल्कुल प्रीवियस एनिमल वाली स्लाइड की तरह आपने उनके टू स्ट्रिंग्स बाद में एरियाज कैलकुलेट करते हुए और फिर उनको प्रिंट करना है। तो बेसिकली आप, अगर मैं एंड पे चलूँ तो ये आज की समरी थी लेक्चर की जो मैंने अभी आपके साथ अभी डिटेल में डिस्कस की है। और उसके बाद ये जो अभी इम्प्लीमेंटेशन सिनेरियो जो मैंने आपको बताए हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, और आप ये मैं क्यूए सेशंस के अंदर चेक करूँगा आपकी इम्प्लीमेंटेड, और उस लिहाज से मैं आपके साथ क्यूए भी करूँगा।
ये आपने जो है वो परफॉर्म करनी है, दोनों सिनेरियोज जो हैं आपने परफॉर्म करने हैं। दिस इज़ योर टास्क ऑफ दिस वीक सो फार। मोस्ट लाइकली कमिंग लेक्चर्स के अंदर मजीद आपको जो है वो सिनेरियोज जो है इम्प्लीमेंट करने पड़े। this was all about the theoretical presentation of this polymorphism concept, the basic one. Obviously जो एडवांस कॉन्सेप्ट है polymorphism के हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और इसको हम इनहेरिटेंस से बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। बिसाइड्स दैट लेट्स मूव टू यहाँ पे हमारे पास वही प्रोग्राम जो हमने देखा था कि आपके पास कमीशन एम्प्लॉय की क्लास है और फिर बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की क्लास है जो कि एक्सटेंड करी कमीशन एम्प्लॉय को, और इसके पास एक सिर्फ और सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट अपना बेस सैलरी का है और उसका कंस्ट्रक्टर है जिसमें सुपर कॉल कर रहा है, यानी कि कमीशन एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और फिर वो अपनी जो है वो सेट बेस सैलरी कर रहा है और सेटर गेटर मौजूद है। तो ये एक मेथड मौजूद है और क्लास मौजूद है जिसके अंदर इसका अपना ऑब्वियसली टू स्ट्रिंग मेथड भी है, और उसके बाद ये कमीशन एम्प्लॉय जिसके अंदर ये बाकी के तमाम एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे इस क्लास के अंदर ये क्या कर रहा है कि इसने ये कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल, और फिर इसने ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर इसने यहाँ पे ये टू स्ट्रिंग कॉल किया कमीशन एम्प्लॉय का, और फिर यहाँ पे इसने बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग कॉल किया, और एट द एंड इसने क्या किया, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई किया। कमीशन एम्प्लॉय के रेफरेंस वेरिएबल कमीशन एम्प्लॉय 2 के नाम से जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर किया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर किया जो कि बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय के नाम से है और बेसिकली बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय टाइप का, और फिर उसका टू स्ट्रिंग कॉल किया। और अब जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कमीशन एम्प्लॉय की रिजल्ट्स हैं टू स्ट्रिंग के, और यहाँ पे देखें आपके बेस सैलरी नहीं है कमीशन एम्प्लॉय की टू स्ट्रिंग के बाद, और ये बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉय की आउटपुट टू स्ट्रिंग के आउटपुट के अंदर कमीशन बेस सैलरी है। और उसके बाद अगर आप मजीद एंड पे जाके देखें जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई हुआ था, जो हमने स्लाइड्स में भी ये सारा का सारा प्रोग्राम डिटेल में डिस्कस किया है, तो अगर आप ये देखें तो इस वक्त जो है वो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है और उसके थ्रू ये आउटपुट आपके सामने आई है। और ये जो रेफरेंस वेरिएबल था 2 के, ये कमीशन एम्प्लॉय का था, मगर टू स्ट्रिंग किसका कॉल हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें बेस सैलरी मौजूद है, इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके पास था उसका टू स्ट्रिंग कॉल हुआ है। आई जस्ट होप कि आपको डिटेल में समझ में आई होगी ये टॉपिक। अगर कोई स्टिल क्वेश्चंस रह गए विल बी कवरिंग देम इन द क्यूए सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।